हेलो दोस्तों। मैं हेमंत सौरभ। टैली का आपका दूसरा पार्ट। अभी हमारा बेसिक पार्ट चल रहा है। हमारी टैली के अंदर बेसिक्स क्या क्या हमें मालूम होने चाहिए, तो अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें बेसिक्स मालूम हो, हमारे बेसिक्स क्या क्या टैली के अंदर हमें आने चाहिए। तो हमारी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग चल रही है। तो अब हम देख रहे हैं इसमें स्टॉक मतलब रहतिया। एक क्रेडिटर, इसे बोलते हैं लेनदार। डेबिटर देनदार। लाइबिलिटीज दायित्व। ये आपके दो होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म। ऐसे हमारे संपत्ति एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट, ठीक है। उसके बाद हमारे होते हैं एक्सपेंस, जैसे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक हमारा होता क्या है, तो स्टॉक की हम पहले पूरी नॉलेज लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इसमें लिखा हुआ है, किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में किसी भी मात्रा में जो माल होता है, मतलब हमारी कंपनी के पास जो भी माल फिलहाल हमारे गोदाम में है उसे हम स्टॉक कहते हैं। जैसे साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है इसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, जबकि अगले साल के पहले दिन वही माल हमारा ओपनिंग स्टॉक में चला जाता है, ठीक है। स्टॉक आप जान चुके होंगे बेसिक से। उसके बाद एक होता है क्रेडिटर, इसे बोलते हैं हम लेनदार। एक होता है डेबिटर, इसे बोलते हैं हम देनदार। लेनदार क्या होता है? वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या रुपया उधार देती है, वह आपका क्रेडिटर कहलाता है। जैसे हम इसे कह सकते हैं उधार माल बेचने वाला आपका लेनदार कहलाता है। कोई एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। मान लीजिए राहुल ने रवि को 10,000 रुपये का माल उधार बेचा, तो यहाँ पर लेनदार कौन होगा? राहुल। क्यों? उसने उधार बेचा, उसे ये पैसा मिलेगा, इसलिए वो आपका क्या होगा? लेनदार। ऐसी बात करते हैं हम देनदार की। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से माल या रुपया उधार लेता है, समझ रहे हैं आप? माल या रुपया उधार लेता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका देनदार। छोटे रूप में हम इसे समझ सकते हैं, उधार माल खरीदने वाले को हम देनदार कहते हैं। लेनदार हमने क्या बोला था? उधार माल बेचने वाले को, और देनदार उधार माल खरीदने वाले को, क्योंकि उसने उधार माल खरीदा तो वो देगा। उदाहरण हम ले लेते हैं कोई। मान लीजिए प्रशांत ने विजय को 5,000 रुपये का माल उधार बेचा, तो यहाँ आपका देनदार कौन होगा? माल किसने खरीदा है? विजय ने, तो आपका देनदार होगा। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको हमें आसानी से समझनी है। इसके बाद हमारे कुछ दायित्व होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं कंपनी की, व्यापार की कोई लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। लाइबिलिटीज पहले समझ लीजिए, लाइबिलिटीज होती क्या है। व्यापार के मालिक द्वारा जो सब रुपया जो उसको चुकाने होते हैं, या जो भी चीज़ उसको चुकानी होती है व्यापार को चलाने में, वो सब उसकी लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। इसमें पहली क्या है हमारी लाइबिलिटीज़? एक लॉन्ग टर्म फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ होती है सबसे पहले, ठीक है। आज हम इसको देखते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब स्थाई लाइबिलिटीज। ये वो दायित्व है जो एक साल के बाद या व्यापार के समाप्ति पर हमें चुकाना होता है। उदाहरण, आपने अपनी दुकान के लिए एक साल के लिए एक फर्नीचर उधार लिया, तो यह आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई कि आपको दुकान चलानी है और आपने एक साल के लिए उससे उधार पे लिया है। अब बात आती है शॉर्ट टर्म, मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज। ये वो दायित्व होता है जो आपको एक साल के अंदर अंदर चुकाना होता है, ठीक है ना। जैसे हम क्या कह सकते हैं इसमें, मतलब जैसे आपको आपके जो लेनदार होंगे उनको एक साल के अंदर आपको सारे पैसे उनके चुकाने होंगे, ठीक है ना। ये आपकी लायबिलिटी बन गई है। अगला हमारा आता है एसेट्स, मतलब संपत्ति। पहले हम जानते हैं एसेट्स होता क्या है, संपत्ति हमारी होती क्या है। व्यापार को चलाने में जो वस्तु सहायक होती है
मतलब व्यापार को चलाने में जो भी वस्तु आपकी सहायक होती है वो आपकी संपत्ति होती है। वो आपकी मशीन हो सकती है, ठीक है ना, आपकी पूंजी हो सकती है, वो आपकी एसेट्स होती है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं, इसमें एसेट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड, एक होता है करंट। हम बात करते हैं फिक्स मतलब स्थायी संपत्ति, जो आपकी खुद की ही रहती हैं। वे वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती हैं, आपकी वो स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। आप उन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदते, ठीक है। जैसे आपकी मशीन है जो आपको निर्माण करती है, आपके प्रोडक्ट को बनाती है, तो वो आपकी स्थायी संपत्ति। आपका भवन है, आपका फर्नीचर है, आपका वाहन है, ये सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट की बात हम करते हैं करंट मतलब अस्थायी। वे संपत्ति जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती। जैसे क्या क्या चीज़ हो सकती है आपकी, आपके बैंक में जमा धन, ठीक है, आपकी रोकड़, स्टॉक, क्योंकि आपको स्टॉक भेजना होता है, तो ये आपकी ये अस्थायी संपत्ति होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके एक्सपेंसेस की, खर्चे, मतलब आपके जो भी व्यय आपके व्यवसाय में होते हैं। पहले एक्सपेंसेस समझते हैं क्या होते हैं। माल को बेचने व बनाने तक जो भी आपके खर्चे होते हैं वो आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे आपने कोई माल लिया, कच्चा माल लिया, और उसको बनाने तक जो भी खर्चे आएंगे वो आपके एक्सपेंसेस आएंगे। ये आपके दो टाइप के होते हैं, जैसे एक डायरेक्ट होता है, एक होता है आपका इनडायरेक्ट। तो बात करते हैं डायरेक्ट की। ये वो खर्चे होते हैं आपके जो व्यापारी माल को खरीदने में व्यय करता है। इसमें आपका कच्चा माल, पक्का माल, वह उसको उस पक्के माल को या कच्चे माल को गोदाम तक ले जाने में दिया गया किराया, ये सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। जैसे कच्चे माल को खरीदने से लेकर उसका उत्पादन में व बिक्री के योग्य बनाने तक, मतलब आपने कच्चा माल खरीदा, उसको गोदाम तक ले जाने में और उसको बनाने में, ठीक है, बिक्री के लायक बनाने में जो खर्चे होते हैं आपके डायरेक्ट व्यय के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात हम करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दोस्तों पहले आपको बता दूं, ये आपके व्यापार के लाभ को घटाते हैं। आप कहते हैं ना इनडायरेक्ट ये कुछ खर्चे फालतू हो रहे हैं इस तरीके से, तो आपके वो लाभ को घटाते हैं। ये वह व्यय होते हैं जिससे माल उत्पादन से लेकर बिक्री तक कोई भी एक्सपेंसेस हमारे नहीं होते। लेकिन जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका एग्जांपल, जैसे आपने अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करवानी है, उसका विज्ञापन देना है, तो ये आपका ये भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाड़ी का किराया, भवन का किराया, आपकी बिल्डिंग का किराया, आपकी बिजली का बिल, आपके कर्मचारियों का वेतन, ये सब आदि चीज़ें आपके एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है दोस्तों। आज का बेसिक पार्ट आपके लिए इतना ही, और अभी और वीडियोज़ आपकी आती रहेंगी, आपको पूरी टैली में सिखा कर ही यहाँ से भेजूँगा। धन्यवाद दोस्तों।